नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने जीएसजीके बाय शिव मोहन सर यूट्यूब चैनल पर, जो कि मेरे नाम से ही है। तो बच्चों, आज से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। पहले आपको ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आपको वीडियोज उपलब्ध कराए जाएंगे और जल्द ही आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि अभी भले ही पेपर टला हुआ है, थोड़ा सा भले डेट आगे बढ़ी, लेकिन अभी अगर प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो फिर एग्जाम के समय हमें बहुत ही परेशानी होती है। इस समय का हम सदुपयोग करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आप एग्जाम के करीब। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से। आज हमारा पहला वीडियो जा रहा है आपके हिस्ट्री के लिए। तो आज टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर था विदिशा में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में या मिथिला में? द होम ऑफ गार्गी, मैत्रेय एंड कपिला वॉज एट विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिला। तो अगर बात करें इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मिथिला में था। एक्चुअली पौराणिक काल की बात करें, या कह सकते हैं कि पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है सीधा सीधा। ठीक है, बात करें अगर, तो पुराणों में और साथ में आपके महाभारत में और साथ में आपके जो पाली ग्रंथ मिले हुए हैं, पाली ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें कहा गया कि गार्गी, मैत्रेय और कपिला, ये जो थी मिथिला के निवासी थी और जानती बहुत ही विदुषी महिलाओं में थी गार्गी, मैत्रेय और कपिला। ठीक है, और इसी के साथ बात करें अगर मिथिला की, तो मिथिला में आपको बहुत सारे और भी ऐसे लोग मिले जो कि बाद में बहुत ही फेमस हैं और आज भी फेमस है। जैसे बात करें वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी के साथ साथ आपको यहां से ही मिलेंगे अष्टावक्र ऋषि। साथ ही अगर बात करें और ये किसका घर है, तो अष्टावक्र के साथ साथ आपके कणाद, जैमिनी, ठीक है, इन ऋषियों का भी घर यहाँ पर है। तो इसको याद रखिएगा। बात करें अगर अगले प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बात करें प्राचीन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध वाला, रुहेलखंड वाला, बुंदेलखंड वाला या मालवा? विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज द अवंतिका इन एंशिएंट टाइम? तो कौन सा क्षेत्र था आपके मालवा वाले रीजन में? मालवा वाले रीजन में भी अगर बात करें, तो मालवा वाले रीजन में क्या था? मालवा वाले रीजन में उज्जैनी का जो क्षेत्र था, उज्जैनी का जो क्षेत्र था, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें कहां पे है, तो यह आपके मालवा के, अगर मालवा वाले क्षेत्र में देखें तो मालवा क्षेत्र के बात करें तो पूर्वी एरिया में है। ठीक है, और अगर बात करें कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, जो कि पूछा था एग्जाम में, तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी बहती है। ठीक है, और आज भी ये उज्जैनी अवेलेबल है। अगर बात करें तो आज भी उज्जैनी अवेलेबल है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मालवा क्षेत्र में क्या है? क्षिप्रा नदी। इसको याद रखिए, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन, जिसे क्या कहते थे? अवंतिका के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, बोले हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? अगला प्रश्न है, काफी समतावादी, दास श्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित या जाति आधारित? द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वाज फेयरली इग्लिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड और कास्ट बेस्ड? तो एक तो समझने का एकदम सिंपल सा है। ठीक है, ना पे यहाँ पर दास श्रम की व्यवस्था मिली, ना पे यहाँ पर रंग वर्ण वाला कोई कॉन्सेप्ट मिला है, ना ही जाति आधारित। यहाँ पर समतावादी व्यवस्था थी। इसका सबसे बेटर उदाहरण देखोगे तो सारे के सारे जितने भी नगर मिले हैं एक जैसे, ऑलमोस्ट कर सकते। ठीक है, कुछ नगरों में थोड़ा डिफरेंशिएशन मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट। जैसे कि अगर बात करें समतावादी, घर जितने बने थे सब, ठीक है, जितने भी घर आपको मिलेंगे सब समान आकार वाले, एक लाइन से बने हुए, ग्रिड पद्धति में बने हुए। ठीक है, वही अगर बात करें यहाँ पर, और दूसरी चीज से कैसे पता चलता है कि यहाँ पर समतावादी व्यवस्था थी? ना ही कहीं कोई राजा का उल्लेख मिला है, ना कहीं उसकी सेना का कोई उल्लेख मिला है जो कि युद्ध जैसा, ठीक है, ना ही यहाँ पर कहीं कोई गुलाम जैसा उल्लेख मिला है। व्यवस्थाएं नहीं मिली है कह सकते हैं, क्योंकि लिपि तो हमने पढ़ी नहीं है, पिक्टोग्राफी फॉर्म में है, यानी चित्रात्मक शैली में, तो लिपि तो पढ़ी नहीं गई है। लेकिन अगर बात करें, ना ही यहाँ पर कोई सामाजिक संघर्ष जैसी चीजें भी दिखी खुदाई में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि भैया समतावादी व्यवस्था थी। इस बात को याद रखने का। बात करें अगले प्रश्न की,
अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। तो ऑब्वियस से कौन सा रहेगा? ऋग्वेद ही रहेगा, क्योंकि सबसे पुराने वेदों में यही है। ऋग्वेद का समय देखने जाएंगे तो 1500 बीसी से लेकर आपके 1000 बीसी के बीच का मिलता है। ठीक है, और बात करेंगे ऋग्वेद की खास बात क्या है। ऋग्वेद अगर देखा जाए तो देवताओं की स्तुति से संबंधित है। हालांकि ये देवताओं की स्तुति भी प्रकृति से संबंधित थी, यानी प्रकृति पूजक हुआ करते थे। ठीक है, और खास बात क्या है कि यहाँ से पूरे समाज की व्यवस्था पता चलती है। जैसे कि यहाँ पर स्त्री पुरुष को समान अधिकार थे, स्त्री पुरुष को समान अधिकार थे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर बात करें स्त्री पुरुष के समान अधिकार के साथ साथ यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अगर देखा जाए तो सबके लिए समान थी। हाँ, लेकिन इसके 10वें मंडल में, मंडल का मतलब क्या? चैप्टर, 10वें मंडल में, ठीक है, जो कि बाद में जोड़ा गया है, एक विराट पुरुष की संकल्पना की गई है। इसके बाद पूरी सामाजिक व्यवस्था आपको लेटर वैदिक में पलटते दिखेगी। यहाँ के इसके मुख से ब्राह्मण, ठीक है, साथ ही अगर बात करें इसकी भुजा से आपके क्षत्रिय, बात करें पेट से यानी उदर से आपके वैश्य, और आपके पांव से शूद्र दिखाया गया निकलते हुए, जो कि बाद के काल में एक तरह से बहुत ही जातिवादी व्यवस्था, आज भी परेशानी, आज भी वो समस्याएं चली आ रही हैं। तो इसको देख सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में, वैदिक युग के सभ्यता की शुरुआत अगर देखा जाए तो यहाँ से पता चलती है कि ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक है, और अभी भी सेटल डाउन हो रहे थे कबीले, इस बात को समझ सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर कि गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था सांची था, तक्षशिला था, नालंदा था या वल्लभी था? द यूनिवर्सिटी विच बिकम द फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नालंदा हो जाएगा, क्योंकि नालंदा की स्थापना जो है कहा जाता है कि कुमार गुप्त के द्वारा की गई। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे, तो इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ चुके हैं नालंदा से। और नालंदा कहाँ है? आपके बिहार में। बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। और अगर बात करें इसके बारे में खास क्या है, ठीक है, तो कहा जाता है कि इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे भंडार की पूरे भारत का इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स कैसे थी, हर चीज के बारे में जानकारी मिल सकती थी। लेकिन हुआ क्या? बख्तियार खिलजी के द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया? इसको 12वीं शताब्दी में इसको जला दिया। के साथ साथ विक्रमशिला को भी जला दिया गया, याद रखिएगा। ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद करके चलिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करें अगले प्रश्न की कि बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ठीक है, विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क थे? बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? तो बाण भट्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समय मिलेगा 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। खास बात क्या है कि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है, इसका नाम क्या है? हर्ष की जीवनी लिखी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हर्षचरित। हर्ष की जीवनी लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। और इन्हीं के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कादम्बरी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कादम्बरी। इसको याद रखेगा। ये दोनों ही पुस्तकों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो बाण भट्ट के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आप लोग में सीधा सीधा सवाल आता है, लेकिन थोड़े से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छे से ढंग से पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बहुत आराम से एक एग्जाम निकल सकता है। तो ढेर सारी प्रैक्टिस कराने वाला आप लोग को। बस करना क्या है कि आपको हमारे YouTube चैनल को भैया सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है बच्चों। ठीक है, बात करें अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला
पहला भारतीय शासक था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट और कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर राजेंद्र फर्स्ट मारते हैं, क्योंकि राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि इसने पूरे बंगाल की खाड़ी को चोल झील में कन्वर्ट कर दिया, यानी पूरे क्षेत्र पर कब्जा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजेंद्र प्रथम से भिड़े, लेकिन शुरुआत राजराज प्रथम इनके फादर के द्वारा होती है। इनके द्वारा ऑब्वियस है, कहां पर? आपके श्रीलंका में विजय प्राप्त की गई। कि नौसेना बहुत मजबूत थी, इनके द्वारा शुरुआत की गई श्रीलंका पर विजय। कौन से क्षेत्र में? श्रीलंका का अनुराधापुर वाला एरिया को विजित गया इन्होंने, और यहाँ पर इसको जीत कर एक तरह से इसको पूरी तरह से बदल दिया और यहाँ पर पोलेनेरुआ नाम की नई राजधानी बताई। तो इसको याद रखना। शुरुआत अगर बात करें भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता की, सबसे पहले राजराज प्रथम के द्वारा, और इनके द्वारा यही नहीं क्षेत्र कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के बहुत सारे द्वीप और साथ में मालदीव तक भी यहाँ पर एक तरह से कब्जा था, जो कि बाद में राजेंद्र प्रथम ने और आगे तक बढ़ाया। इस बात को ध्यान में। इनकी खास बात क्या है? इनके बारे में एक मंदिर इस समय इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है, और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर क्यों फेमस है? बृहदेश्वर मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि उसके ऊपर जो शिखर रखा हुआ है वो बिना किसी सपोर्ट के है। इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन से भगवान का मंदिर है? तो शिव भगवान का। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और बिना सपोर्ट के। अभी तक यही मिस्ट्री है कि इसको ऊपर पहुंचाया कैसे गया, इतनी सुनामी आने के बाद भी ये हिला नहीं है। आज भी वैसे के वैसे है, मंदिर बना हुआ है एकदम अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इसको, अब आजकल खूब वायरल हो रहा है। ठीक है, बात करें हड़प्पा सभ्यता का कौन सा कथन सही है? अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो घोड़े की बलि की जानकारी उन्हें थी, पहला ऑप्शन करें। गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे, संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? Horse sacrifices was known to them. Cow was sacred for them. पशुपति was venerated by them. The culture was not generally static. अगर बात करें इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो एकदम सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पर पशुपति की पूजा होती है। अगर बात करें सारे, तो घोड़े की जानकारी बहुत कम मिलती है, बहुत कम मतलब जानकारी है सुरकोटदा से मिलता है, कुछ घोड़ों के सुरकोटदा से मिलता है। ठीक है, सुरकोटदा से मिलता है, सुरकोटदा से हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा से हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा आपके गुजरात में। ठीक है, पहली चीज याद रखना है। दूसरी चीज, गाय की पवित्रता की बात करें तो कहाँ? आपके, ठीक है, वैदिक सभ्यता में गाय की पवित्रता मानी जाती है। वैदिक सभ्यता में गाय को पवित्र माना गया, वो बाद में आएगा, अगन्या कहा गया, जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी गई, ये बाद के काल का है। बात करें संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थी, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक प्रभाव कहीं देखने को मिला नहीं, कोई सामाजिक संघर्ष देखने को नहीं मिला। तो ये ऑब्वियस है कि हड़प्पा की संस्कृति बिल्कुल ही स्थिर थी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन सही है कि पशुपति की पूजा होती। पशुपति जो है शिव के रुद्र अवतार को कहा जाता था, सबसे पुराने अवतार। जैसे आजकल ना भगवान जी की फोटो आती है, ठीक है, शंकर भगवान जी की एकदम क्लीन से वाली या वैसे, तो उस तरह से नहीं। रुद्र अवतार बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ, बड़ी बड़ी जटाओं के साथ इनका रुद्र अवतार की पूजा होती थी। पशुपति शिव की सबसे पुराने देवता हैं, जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही बहुत सारी जगह पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पिंडियां मिली है जिसे पूजा की जाती है, वो भी मिला हुआ। तो शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है, जिसे पशुपति कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभनाथ? द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज, ठीक है, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभनाथ? तो बात करें आपके, तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपके ऋषभ देव जी थे। ठीक है, ऋषभ देव जी थे। इनकी खास बात क्या मिलेगी? ठीक है, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं को कहीं कहीं वृषभनाथ भी लिखा मिलता है। ठीक है, इनके ही नाम है, तो इसको भूलिएगा नहीं। बात करें दो आपके तीर्थंकर कौन हुआ करते थे, तीर्थंकर की बात करें तो सबसे बड़े गुरु जो हैं इसमें, उनको तीर्थंकर कहा गया। जैसे अगर बात करें, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में सबसे बड़े गुरु कौन हुआ करते थे, तो मुस्लिम धर्म के जैसे खलीफा होते हैं। अगर बात करें ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु कौन होते हैं, तो कौन होते हैं? पोप होते हैं। ठीक है, वही बात करें हिंदू धर्म की, तो सबसे बड़े कौन होते हैं? ठीक है, तो शंकराचार्य होते हैं। होते हैं कि नहीं होते?
ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सबसे बड़े गुरु हुआ करते थे, इनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना अगर देखा जाए, हालांकि प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय होगा, लेकिन ऋषभ देव के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। और दो आपके ऋषभ देव, दूसरे अरिष्ट नेमी। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी आपके 22वें तीर्थंकर हैं। दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल। कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, इसको याद रखना। यानी बहुत पुराने ऋषियों में से एक थे। बात करें अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? ठीक है, कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्ष के द्वारा, फायान के द्वारा। ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन बाय कनिष्क, अशोका, हर्ष और फायान। तो बात करें रेशम, अगर जब बात करें तो चाइना का रेशम बहुत फेमस था। ठीक है, चाइना का सिल्क बहुत फेमस था। और अगर बात करें सेकंड बीसी से लेकर, ठीक है, सेकंड एडी तक जिस रूट से चाइना इस सिल्क का व्यापार करता था, इस रेशम का व्यापार करता था, कहां से कहां तक करता था? तो आपका जो अफगानिस्तान वाला रूट लगता है ऊपर से, ठीक है, ठीक है, रेशम मार्ग कौन सा था आपका? अफगानिस्तान वाले रूट से होते हुए, ठीक है, आपके ईरान से होते हुए यूरोपियन क्षेत्र में, दूसरा एक अफ्रीकन क्षेत्र में जो मार्ग जाता था, यहीं से होते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा रूट चाइना के द्वारा, यहाँ पर सिल्क रूट बहुत फेमस था, इसी को सिल्क रूट नाम दिया गया। तो हुआ क्या, फर्स्ट एडी में आते आते, फर्स्ट एडी में 78 एडी से हमें क्या देखने को मिलता है? 78 एडी से कनिष्क का काल देखने को मिलता है, और कनिष्क का पूरे पूरे अफगानिस्तान वाले रीजन पर कब्जा था, और ये भारतीयों के लिए भी ये मार्ग खोल दिया गया उनके व्यापार व्यवसाय के लिए। तो इसको याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। बात करें आगे, किस राजवंश के शासकों ने, बोले किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? किसने की थी? सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने या चोलों ने? द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग द टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मणाज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स? ठीक है, सातवाहन, मौर्यन, गुप्ता या चोल? तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। बहुत लोग गुप्त से कमजोर हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो सातवाहन वंशों के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों को टैक्स फ्री, यानी कि एक भी रुपया नहीं ले रहे, पूरा का पूरा दे रहे, भूमि दी। भूमि देने के साथ साथ एक खास बदलाव और देखने को मिला। ठीक है, इस भूमि पर टैक्स तो नहीं लिया, साथ में अनुवांशिक भी होते गए, यानी कि आपको दे दिए, आप अपने पोते बच्चे जिसको भी देना चाहते आपके पास ही भूमि रहेगी। इस भूमि को क्या कहते थे? इस भूमि को ब्रह्मदेह कहते थे, ब्रह्मदेह भूमि कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रखिए, जो दान में दी जाती थी, पूछा आता है। अगर बात करें यहाँ पर गुप्ता, गुप्ता की खास बात क्या है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको भैया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये सारे का सारा प्रैक्टिस सेट जो है आपको कहाँ मिलने वाला है? टेलीग्राम चैनल पर मिला है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, इससे आपका फायदा हो जाएगा। चलो बात करें आगे। बोले वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या छांदोग्य उपनिषद? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, अथर्ववेदा और शूलसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूलसूत्र। शूलसूत्र की बात करें तो इसमें वैदिक काल में जो यज्ञ वेदिकाएं बनती थी, जो यज्ञ वेदिकाएं बनती थी, उसका पूरा यहाँ पर बताया गया कि कितने कैसे एरोज बनेंगे, कैसे क्रॉस होगा, कैसे चौखट बनेगी, हर चीज के बारे में, यानी उनकी पूरी नाप जोक बताई गई यहाँ पर। और इसी को कहा जाता है आपके वैदिक मैथ से संबंधित है। तो सूल सूत्र में इसका पूरा उल्लेख है, यज्ञ वेदिकाएं कैसे बनेंगी उसका पूरा डिटेलिंग। ठीक है, तो इसको सबसे पुराना वैदिक मैथ माना जाता है, इसको याद रखना। तो बात करेंगे बेटा अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बोल रहे हैं
तकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। यवनिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग? तक, पार्थियंस, ग्रीक या कुषाण, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर बात करें इनकी तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो जगह उल्लेख मिलता है। पहले तो आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी, इनके द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, बुक का नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, आपका ग्रामर से संबंधित है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, जहां से इसका उल्लेख मिलता है। और अगर इसका आंसर देखने जाएंगे तो सबसे पहले कहा जाता है यूनानियों यानी ग्रीस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में दो वर्ड, यवना और यवनी, ठीक है। इसी से लगाया जाता है अंदाजा कि यवनिका कहां पे आया रहेगा? यवनिया यूनानों से आया रहेगा। और ये भारतीय जो नाटक होता है वो पर्दा बंद होता है ना, उसी को कहा जाता है यवनिका। जो पर्दा बंद किया जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, उस कर्टन को कहा जाता है क्या? यवनिका कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो पहली बार पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख है और ये माना जाता है कि ये यूनान से आया था। बात करें आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है? कनिष्क के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे शक संवत की, तो शक संवत की शुरुआत आपके 78 एडी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। हालांकि याद रखिएगा, कनिष्क जो है कुषाण शासक है, शक शासक नहीं है। उसने शकों को समाप्त किया था, इसके लिए शक संवत शुरू किया गया था, जो कि आपके, ठीक है, भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है शक संवत, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात करें, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं। जैसे बात करें इसके टाइम पे चौथी बौद्ध संगीत होगी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चौथी बौद्ध संगीत यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अच्छा, आपका हिंदी और इंग्लिश पूरा डिटेल के साथ आंसर्स भी मिलेगा आपको पीडीएफ पे। कहां पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मैसेज है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी चीजें डिटेल में मिलते रहेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई कहां पे? कश्मीर कुंडल वन में, कश्मीर कुंडल वन में, ठीक है। इसी के समय सबसे पहले मथुरा कला में, मथुरा कला में क्या किया गया? ठीक है, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा शुरू हुई। क्योंकि इसी के समय, ठीक है, यहां पर दो आपके शाखाएं हो जाती हैं, एक तो महायान शाखा, ठीक है, महायान शाखा, दूसरी कौन सी हो जाती है? हीनयान शाखा। महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान शाखा की बात करें, ठीक है, तो महायान शाखा की खास बात क्या है कि महायान शाखा बुद्ध को भगवान मानते हैं, ये भगवान के तौर पर पूजते हैं। और हीनयान शाखा क्या करती है? हीनयान शाखा इनको महापुरुष के तौर पर पूजती थी। पूजती क्या थी? महापुरुष के तौर पर इनकी शिक्षाओं को फॉलो करती थी, पूजा नहीं की। यहाँ महायान में पूजा है और यहाँ पर महायान शाखा का ही बोलबाला था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न पर, ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता की पेंटिंग की प्रेरणा मिली है, अजंता की पेंटिंग जो है उसकी प्रेरणा मिली है दयालु बुद्ध से, राधा कृष्ण की लीला से, जैन तीर्थंकरों से, या महाभारत के मुठभेड़ से? व्हाट इंस्पायर द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? कंपनसेट बुद्धा और राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर्स और महाभारत इनकाउंटर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयालु बुद्ध से। आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से अजंता की गुफाएं मिली हैं। आपकी 30 गुफा चित्र मिले, ठीक है, सॉरी 30 गुफाएं मिली हैं, जहां से ढेर सारे गुफा चित्र प्राप्त हुए हमें, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख है, जातक कथाओं का उल्लेख है, यानी कि कहां पे कौन से प्रवचन कर रहे थे उससे रिलेटेड चीजें है, बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख है। और इसी से रिलेटेड बहुत ढेर सारी चीजें बुद्ध से रिलेटेड बनी हुई है। तो मेन किससे संबंधित है? या आपके बुद्ध भगवान से ही संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करें आगे, निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन सा था? जेरेक्सस था, अलेक्जेंडर था, डेरियस था, या सेलुकस था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? जेरेक्सस, अलेक्जेंडर, डेरियस और सेलुकस, ठीक है। बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डेरियस प्लस। 518 बीसी में, 518 बीसी में डेरियस ने क्या किया था? आपके सिंधु नदी के क्षेत्र को, सिंधु नदी के, ठीक है, क्षेत्र को जीत लिया था, सिंधु नदी के क्षेत्र को जीत लिया था, इस बात को याद रखिएगा। सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास का एरिया पूरा इसी के आसपास था। कहा जाता है इसका क्षेत्र कहां तक था? पंजाब तक था। कहां का शासक था? तो आपके फारस का। फारस कहां पे? फारस आपका ईरान वाला क्षेत्र लगता है, ठीक है। और कहा जाता है इसने इस पूरे एरिया पर कब्जा किया था। बात की अगर देखने जाओगे तो अलेक्जेंडर तो बहुत बाद में आएगा, 326 में, ठीक है। जेरेक्सस का मुझे आइडिया नहीं है। सेलुकस की बात करें तो आएंगे 305 बीसी में, ठीक है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य से भिड़ने के लिए, और चंद्रगुप्त ने इनको बुरी तरह पराजित किया था, जिसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बताते रहेंगे। बात करें अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, बताओ भैया, मौर्य है, गुप्त है, कुषाण या कण्व। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, मौर्य, गुप्ता, कुषाण या कण्व। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा सबसे पुराना हो जाएगा। तो अगर बात करें तो मौर्यंस डायनेस्टी की एक एक देखते चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना तो ऑब्वियस है कौन सा है, मौर्य ही है, आंसर मौर्य होगा। तो मौर्य आपका 322 बीसी या 321 भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, तो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अगर बात करें कुछ और थी, गुप्त की बात करें तो ये 275 बीसी, 275 श्री गुप्त के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हालांकि 319 से जब तक गुप्त कैलेंडर शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आगे आगे जैसे प्रश्न आएंगे आपको डिटेलिंग करते रहेंगे। तो श्री गुप्त के द्वारा शुरुआत की गई। और वहीं पे बात करें कुषाणों की तो लगभग कहा जाता है फर्स्ट बीसी के आसपास अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि भारत की बात करें तो 78 एडी में। ठीक है, कनिष्क के बारे में हमें जानकारी मिलती है ढेर सारी, इसी वंश से संबंधित है। कर्ण की बात करें तो इन्होंने, कहा जाता है शुंग वंश, शुंग वंश जिसने मौर्य वंश को समाप्त किया था। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके, ठीक है, किसने, आपके वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। और ये भी फर्स्ट बीसी के आसपास का माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर देखने जाएंगे तो सबसे पुराना मौर्य वंश हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें। बात करें आगे, तमिल में क्लासिक जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएट। तो भैया ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तिरुवक्कुवल के द्वारा इसकी रचना की गई है, तिरुवक्कुवल के द्वारा की रचना की गई है, इसको याद रखिएगा। किससे संबंधित है, जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और देखिए बहुत ही मान्यता प्राप्त है दक्षिण में इसको। बात करें, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां पे ली थी। ठीक है, राजगीर में, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। ठीक है, राजगीर, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। मल्लों की राजधानी थी उस टाइम पे, मल्लों की राजधानी। ठीक है, अगर बात करें कैसे इनकी मृत्यु हुई, तो इनके एक शिष्य थे, ठीक है, जिन्होंने इसको सूकर मद्दव नामक, ठीक है, पदार्थ दिया खाने के लिए, जिसके बाद इनको अतिसार हो गया, यानी कि जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं पेचिस पड़ने लगती है, तो अतिसार हो गया, जिसकी वजह से 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, इनको मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, 483 कहां पर, आपके कुशीनगर में। इसको याद रखिएगा, बहुत से सवाल इनसे पूछे गए हैं, इनके बारे में धीरे धीरे जितनी भी डिटेल आएंगी सब बताते चलेंगे। जैसे बात करें बोध गया की, तो यहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितने, आपको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और बात करें कौन सी नदी थी, तो ये भी पूछा जाता है, तो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, वहां से कहा गए, सारनाथ गए। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ का, वाराणसी में प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, जहां से एक और शुरुआत होती धर्म चक्र प्रवर्तन की, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से रखिएगा, सब कुछ बताते चलेंगे आपको, अच्छे से समझाते चलेंगे। चलो ठीक है, आज के हमारे आखिरी प्रश्न तक पहुंच गए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बच्चों, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन से थे, मौर्य थे, इंडो ग्रीक थे, गुप्त या कुषाण थे। हु वर द फर्स्ट किंग टू इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, मौर्यंस, इंडो ग्रीक्स, गुप्ता और कुषाण। तो बात करें, हमारे यहाँ पर पंचमार सिक्के चलते थे। पंचमार सिक्कों के बाद सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, तो सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो इंडो ग्रीक इसके पहले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहीं पे क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, जहां सबसे शुद्ध सोने के सिक्के पूछे जाए, आंसर चेंज हो जाएगा। किसने चलाए थे, तो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, कुषाण। ठीक है, दूसरा इसी में अगर सवाल पूछ लिया जाए एक और, फिर से आंसर चेंज हो जाएगा। क्या सवाल होगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए। तो इसका आंसर फिर से चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। ठीक है, तो 3 तरह के प्रश्न आते हैं, इसको याद रखिएगा, ये तीनों तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की भी पहली क्लास है, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे और बहुत ढेर सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना क्या है, सबसे पहले भैया क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो,
ठीक है। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको मैसेज में पिंग किया हुआ मैसेज रहेगा, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। वहां से आपको ढेर सारी जानकारियां मिले, ढेर सारे पीडीएफ के साथ ढेर सारे आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी 1 रुपया नहीं लगना है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के लिए आप सबसे विदा लेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं भैया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों।